सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लास के बारे में है, क्लास के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। दरअसल तो कि लाइट्स कुछ ऑफ कर दें। ओके। तो सबसे पहले जो क्लास के डेज हैं वो आपके क्या होंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। नॉर्मली 3 डेज क्लास आपकी होती है, लेकिन जो पहला वीक है, जो फर्स्ट वीक होगा, इसमें आपके 4 लेक्चर होंगे। मतलब आज, कल, परसों और फिर आगे थर्सडे। तो फर्स्ट वीक में 4 लेक्चर आपके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक जब आपने आना है तो नेक्स्ट वीक के अंदर आपके 2 लेक्चर्स होंगे। ठीक है जी, टोटल आपके 2 हफ्तों में 6 लेक्चर हो गए। उसके बाद फिर आपके थर्ड वीक में 3 लेक्चर्स, फिर फोर्थ वीक में भी 3 लेक्चर्स। इस तरह टोटल आपके 12 लेक्चर्स हो जाएंगे। इन 12 लेक्चर्स में से हमने क्या करना है? जीबीओबी को कवर करना है। और जीबीओबी के अंदर हमारे जो पहले 4 लेक्चर जो हमने इस वीक में करने हैं वो वेंडर्स के बारे में। वेंडर्स कौन है, क्लाइंट्स कौन है, इस पे बात हमने इंशाल्लाह आगे चल के भी करनी है। वो क्लैरिफिकेशन आपको हो जाएगी। तो पहले 4 लेक्चर जो हैं वो वेंडर्स के बारे में है। और इस वीक में 4 लेक्चर्स करने का मकसद भी यही है कि हम इस वीक में वेंडर्स से मुतलका जो तमाम बातें हैं वो कवर कर रहे हैं, ताकि हमारा एक जो सेक्शन एक हमारा है वो कवर हो जाए। उसके बाद जो अगले 8 लेक्चर्स हैं उसमें हमने क्लाइंट्स की बातें करी। क्लाइंट्स हमने कहाँ से फाइंड करने हैं? फेसबुक से, लिंक्डइन से, या ब्लैक हेड वर्ड से, फाइवर से, अपवर्क से, कहाँ कहाँ से हमने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, वो अगले 8 लेक्चर्स में हमने बातें वो करनी। अब ये स्केड्यूल बताने का मकसद आपको ये था कि ताकि आपको पता चल जाए कि हमने स्टार्टिंग में ही क्लाइंट की बातें नहीं करनी। अक्सर क्या होता है, हम कोर्स स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल ये होता है सर क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे। तो क्लाइंट्स ये बाद में आएंगे, पहले हमने वो चीजें देखनी है जो हमने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। जब तक हमारे पास वो चीजें नहीं होंगी हम क्लाइंट को कैसे एंटरटेन करेंगे? तो क्लाइंट फाइंड करने का फायदा भी कोई नहीं। तो लिहाजा पहले 4 लेक्चर में बात होगी वेंडर्स की, उस डेटे की बात होगी जिसको हमने प्रोवाइड करना है आगे क्लाइंट्स को। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे चल के हम बात करेंगे क्लाइंट्स की, और 8 लेक्चर हम लगाएंगे क्लाइंट्स की। इस तरह 12 लेक्चर आपके होंगे 4 वीक्स में। जब ये 12 लेक्चर आपके पूरे हो जाएंगे, आप सबको असाइनमेंट शीट्स दी जाएंगी जिसके ऊपर आपके टास्क लिखे होंगे कि आपने फला फला टास्क मुकम्मल करने हैं। हर लेक्चर के बाद क्या टास्क है तो वो उसके ऊपर मेंशन होगा, वो आपने काम करना है। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो ऑन नहीं की है, वजह सिर्फ यही होती है कि मेरी कोशिश ये होती है कि जब तक हम ये लेक्चर कर रहे हैं आवाज कम से कम ठीक जाए। अभी सिर्फ 2-3 मिनट के बाद मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ। तो स्क्रीन और मेरी वॉइस ये क्लियर इंशाल्लाह आएगी जब मैं अपनी वीडियो शेयर करूंगा ना, थोड़ा सा फिर वो स्पीड तेज चाहिए होगी आपको इंटरनेट की। तो मेरे एंड से चाहे स्पीड बेहतर हो, लेकिन अगर किसी के एंड से भी स्पीड अच्छी ना हुई तो ये वीडियो भी सही नहीं आएगी आपको, ना आवाज सही आएगी। तो बेहतर ये कि थोड़ा सा जरा वेट कर लें। और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो बाकी सारी बातें इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो बात हमारी क्या चल रही थी कि 12 लेक्चर आपकी होगी, उसके बाद फिर आगे आपकी स्टार्ट होगी इंटर्नशिप। उस इंटर्नशिप में क्या होगा, आपकी जो टाइमिंग है वो 12 से लेकर 4 बजे तक की है। 12 से 4 की आपकी टाइमिंग होगी, 12 PM से 4 PM। उसमें 4 घंटे आप हमारे पास बैठेंगे और जो काम आपको सिखाया गया है उस काम की प्रॉपर 100% जो है ना प्रैक्टिस करेंगे। वहां पे आपको डेली टास्क दिए जाएंगे, डेली असाइनमेंट्स होंगी, डेली टारगेट्स होंगे, जो कि आपने यहाँ बैठ के 4 आवर्स में मुकम्मल करने हैं। इंटर्नशिप का मकसद सिर्फ ये है कि जो काम आपको सिखाया जा रहा है, जो आपने सीख लिया है, अब उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस भी करें। क्योंकि सिर्फ कोर्स कर लेने से पैसे नहीं आने, जब तक प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो 1 मंथ की वो प्रैक्टिस आपने करनी है हमारे पास बैठ के इंशाल्लाह। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, एक बात मैं बता दूंगा आपको कि मैं जब लेक्चर करवा रहा होता हूँ तो अक्सर मेरे जहन में सवालात सारे आ रहे होते हैं जो आपके जहनों में आते हैं। तो मैं उसके आंसर मैं खुद ही बताऊंगा इंशाल्लाह। लेक्चर एंड होने के बाद जब कोई सवाल रह जाएगा फिर मुझसे पूछ लेना आप। वरना मेरी कोशिश ये होती है कि जो जो सवालात आपके जहन में पैदा हो सकते हैं ना, मैं खुद ही उसका आंसर कर। तो बहरहाल अभी जो उन्होंने सवाल पूछा है वो क्या है, वो यही बात मैं करने लगा था कि जो इंटर्नशिप है वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए इंटर्नशिप है। आप यहाँ 12 से 4 आएंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उनको यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ आके जो फीस का डिफरेंस है ऑनलाइन का और ऑफलाइन का, वो डिफरेंस पे करना पड़ेगा, फिर वो यहाँ पे इंटर्नशिप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हमारे सामने जब तक नहीं होगी फायदा नहीं होगा उसका। तो लिहाजा ऑनलाइन इंटर्नशिप की जाए। आप घर बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते आपके, जितना मर्जी कोशिश कर लें। जैसे यहाँ पास बैठ के आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है, वैसे ऑनलाइन रिमोटली नहीं रखा जा सकता। लिहाजा इंटर्नशिप जो है वो फिजिकली ही होती है। उसके लिए अगर आपने यहाँ पे आना है, आप ये कर सकते हैं कि लेक्चर सारे अटेंड करें ऑनलाइन।
अपना काम करें घर बैठ के, उसके बाद इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे ऑफलाइन आ जाएं, फीस का डिफरेंस पे करें और यहाँ आके प्रैक्टिस कर लें हमारे पास। ये किया जा सकता है, ये कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज जो है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या जो चीजें ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या वो तमाम चीजें ऑनलाइन के लिए भी हैं? तो जो डाटा हम आपके साथ शेयर करेंगे ना ऑफलाइन स्टूडेंट के साथ, वो सारा डाटा शेयर होगा ऑनलाइन के साथ। जिस तरह क्वेश्चन आंसर लाइव आपके साथ होंगे, इसी तरह ऑनलाइन लाइव क्वेश्चन आंसर जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ भी होंगे। फर्क सिर्फ एक चीज का है, वो क्या है? वो इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप अगर आपने करनी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने, तो उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जी। इसके बाद अब क्लास भी होगी, इंटर्नशिप भी होगी। इंटर्नशिप के दौरान 4 से 5 बजे, 12 से 4 इंटर्नशिप, फिर 4 से 5 आपका लेक्चर होगा। वो लेक्चर आपका रोजाना नहीं होगा, वो पूरे 4 हफ्तों में, पूरे एक माह में सिर्फ हमारे 9 लेक्चर होंगे। वो 9 लेक्चर किस पे होंगे? उसमें से 3 लेक्चर हमारे होंगे ऑथर अकाउंट्स के ऊपर, और हमारे 6 लेक्चर्स होंगे ईमेल मार्केटिंग के ऊपर। तो हमने ईमेल मार्केटिंग सीखनी है, इसके अलावा हमने ऑथर अकाउंट्स ट्रेडिंग सीखनी है। इसके जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे इंटर्नशिप के साथ होंगे। उसकी टाइम हमारी 12 से 4 इंटर्नशिप की है, और 4 से 5 लेक्चर होगा। जो लोग अटेंड, क्योंकि वो कोर्स जो है वो एक एडिशनल कोर्सेज है, मेन कोर्स हमारा 12 लेक्चर का खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी रेज होता है। कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारी जॉब है, हम 12 से 4 नहीं आ सकते इंटर्नशिप में, तो हम क्या करें? तो उसके लिए फिर ये है कि आपके लिए एक ऑप्शन और भी है कि आप 5 से 9, 5 to 9 वाली जो स्लॉट है वो अवेल कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपने पहले बताना है, जिन्होंने ये स्लॉट अवेल अवेल करनी है, तो वो पहले बताएंगे, क्योंकि 12 से 9 के लिए हमारे पास जो स्पेस है वो लिमिटेड है। 12 सीट्स है हमारे पास, जो 5 से 9 वाली, सॉरी है। तो 5 से 9 वाली स्लॉट में 12 सीट्स हमारे पास हैं। तो आपने पहले बताना है कि हमने शाम में इंटर्नशिप करनी है या आफ्टरनून में करनी है। तो पहले हमें बताएंगे, उस लिहाज से हम आप सबको फिर फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह। जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा टाइम, आप उसमें आके इंटर्नशिप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद बाकी इंशाल्लाह बातें साथ साथ होती रहेंगी। मेरा ख्याल है कि लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का लेक्चर हमारा है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फर्स्ट लेक्चर होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपकी तमाम बेसिक्स कवर होनी है। और जब बेसिक्स कवर होंगी, तमाम चीजें पता होंगी, तो उसके बाद फिर आगे तमाम लेक्चर इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आएंगे। तो जीबीओबी क्या है? इसमें कुछ टर्म्स हमें ऐसी हैं जो कि पता होनी चाहिए। जीबीओबी एब्रीवेशन है किसकी? गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। अब यहां 2 टर्म्स हैं। अच्छा, जिन्होंने ये अपनी सीट्स रिजर्व करनी है ना शाम के टाइम वाली, आपने सिर्फ एक काम करना है, एक चीज ये भी नोट कर लें आप लोग, कि आपका एक जो सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपका सपोर्ट के लिए बना हुआ है, फिलहाल उसमें अनाउंसमेंट हो रही है। तो अभी कुछ देर तक कैसा होगा कि जैसी क्लास आपकी एंड होगी, एक ग्रुप और बन जाएगा जिसमें आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। एक ग्रुप होगा आपकी आपस में डिस्कशन के लिए, दूसरा ग्रुप होगा आपकी अनाउंसमेंट्स के लिए। तो अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर अभी हम शेयर कर देंगे ईमेल आईडी, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। दोपहर 12 से लेकर रात 9 बजे तक ये हमारा जो स्टाफ है वो ऑनलाइन रहता है। तो जीबीओबी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल अगर आपके हैं, आप उसके अंदर जाके वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने सीट अपनी रिजर्व करवानी है आफ्टरनून वाली टाइमिंग में या इवनिंग वाली टाइमिंग के अंदर, तो वो उन्होंने उसी ईमेल आईडी पे मेल करनी है और अपना टाइम कंफर्म कर देना कि मैं इस टाइम पे ज्वाइन करूँ। तो जो ईमेल आईडी है वो नोट कर लें, वैसे मैं सेंड भी करवा दूंगा, आप याद याद रखना, बड़ा सिंपल है। ईमेल आईडी है nas.gbub@gmail.com। NAS से मुराद नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस, जिस इदारे में आप आए हैं यहाँ पे कोर्स करने के लिए, उसका नाम नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस है, तो उसकी एब्रीवेशन है NAS। nas.gbob@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पे आपने मेल करनी है, जो भी क्वेरीज आपकी होंगी इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर आपको इसका जवाब आ जाया करेगा। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें करना आपने ये है कि हमारा जो ऑफिशियल नंबर है ग्रुप के अंदर, जो सपोर्ट का नंबर है, वो नंबर मैं आपको शेयर करवा दूंगा। आपने उस नंबर को अपने पास सेव कर लेना है, और जब भी सवाल पूछना है, आपने उस नंबर को, उस कॉन्टेक्ट को मेंशन करके, आपको आइडिया ना मेंशन कैसे करते हैं, @ डाल, @ सिंबल डाल के फिर आपने मेंशन करना है हमारे ऑफिशियल नंबर को और सवाल पूछना है।
क्योंकि वैसे सवाल बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई आंसर कर रहा है, खुद ही आपस में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, तो सवाल को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो अगर आपने मेंशन किया होगा तो हम सिंपली वो मैसेजेस ओपन कर लेंगे जिन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है। तो जो बंदा हमें मेंशन करके सवाल पूछेगा उसको व्हाट्सएप पे जवाब लाजमी मिलेगा, और जो मेंशन करके नहीं पूछेगा उसकी गारंटी नहीं है फिर कि आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लिहाजा दो सूरतें हैं, या तो व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप के अंदर मेंशन करके सवाल किया जाए, या दूसरी ऑप्शन क्या है, ईमेल आईडी पे मेल की जाए। इन दोनों सूरतों में इंशाल्लाह आपको 10 से 15 मिनट के अंदर जवाब आ जाएगा। और टाइमिंग है दोपहर 12 से लेके रात 9 बजे तक की। इस टाइम पे स्टाफ एक्टिव होता है और इंशाल्लाह आपको क्विकली जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके। तो बात हम कर रहे थे कि जीपीओबी में दो चीजें आ रही हैं, एक है जी गेस्ट ब्लॉगिंग और दूसरा है आउटरीचिंग। जो मुकम्मल टर्म है वो हमारे पास है गेस्ट ब्लॉगिंग, आउटरीच बिजनेस। तो दो पार्ट्स हैं, पहला क्या है गेस्ट ब्लॉगिंग और दूसरा है आउटरीचिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि आउटरीचिंग से मुराद क्या है। आउटरीच से मुराद है राब्ते करना, अप्रोच करना। यानी इस कोर्स के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर हम आउटरीच करेंगे। और किसके लिए आउटरीच करेंगे, किस मकसद के लिए आउटरीच करेंगे, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए। आउटरीच से मुराद है अप्रोच करना, यानी राब्ते करना। अब किन को अप्रोच करना है, हमने हमने अप्रोच करना है, हमने राब्ते करने हैं किन को, किनके साथ, वेंडर्स के साथ भी और क्लाइंट्स के साथ। वेंडर्स और क्लाइंट्स कौन है ये आगे चल के बात अभी आ रही है, फिलहाल आउटरीचिंग की बात हो रही है। आउटरीच से मुराद क्या है, राब्ते करना। किसके साथ करने हैं राब्ते, वेंडर्स के साथ भी और क्लाइंट्स के साथ। और राब्ते मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली ये ईमेल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है जी, ये आउटरीचिंग हो गया। अब गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज है। गेस्ट ब्लॉगिंग को समझने से पहले पता होना चाहिए हमें कि ब्लॉगिंग क्या चीज है, और ब्लॉगिंग से पहले पता होना चाहिए कि ब्लॉग क्या चीज है। तो चार टर्म्स हैं जिनको हमने क्लियरली डिफरेंशिएट करना है और समझना है। ब्लॉग, ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉग और गेस्ट ब्लॉगिंग। ये चार टर्म्स हमने क्लैरिफाई करनी है ताकि हमें तमाम जो सूरत हाल है हमारे सामने वाजिया हो जाए। अच्छा, ब्लॉग से मुराद क्या है, व्हाट इज अ ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग आर्टिकल। आपको मेरी समझ आ रही, आपका नाम क्या है इस सेंटर में। शब्बीर, आप किस रीजन से हैं, कहाँ से आए हैं। पेशावर से आए हैं। आपको क्लियरली मेरी बात समझ आ रही है ना, कोई इशू तो नहीं है समझने में, चले ओके। अच्छा जी, वीडियो मैंने अभी ऑन नहीं की है। जैसे स्क्रीन शेयर करने का मौका आएगा, जरूरत पेश आएगी, मैं लाजमी करूंगा इंशाल्लाह। तो आप परेशान ना होइएगा। वैसे अगर आप कहते हैं मैं स्क्रीन आपके साथ वैसे शेयर कर देता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ आपके सामने ओपन रहे और दिल को तसल्ली भी रहे कि स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा जी, नहीं जी, बात हमारी हो रही थी कि ब्लॉग से मुराद क्या है। ब्लॉग से मुराद, तो से बात सुनिएगा, ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट है। ब्लॉग एक आर्टिकल नहीं है। मैं इसलिए कहूँ डिफरेंशिएट करना है हमने टर्म्स में। और मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि देखिए, अगर जीबीओ भी सीखना है ना, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो कहते हैं सिर्फ सिर्फ हमें ना बस थोड़ा बहुत सिखा दो ताकि हमारा हल्का फुल्का काम शुरू हो जाए। जो हल्का फुल्का सिखाना ना वो एक हफ्ते में हो सकता है। लेकिन अगर जो इस टर्म के एंड पे आ रहा है, ये बिजनेस है, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस, अगर इसे आपने कारोबार के तौर पर लेके चलना है, तो फिर आपको इसकी तमाम टर्मिनोलॉजीज और नॉलेज इतना अच्छा होना चाहिए आपके पास कि आप हर क्लाइंट को प्रॉपरली जवाब दे सकें। तो हमने इस कोर्स को सिर्फ कह रहे कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। हमने सिंपली इसके अंदर क्या करना है, तमाम टर्म्स को सीखना भी है, नॉलेज भी हासिल करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि अच्छे अंदाज से बातचीत हो सके ना प्रोफेशनल तरीके से। जिन्होंने कोर्स नहीं किया वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सीख के काम कर रहे हैं, और जिन्होंने कोर्स किया है दोनों में फर्क तो होना चाहिए ना। उनकी बात करने के अंदाज में फर्क होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क होना चाहिए। लिहाजा इसीलिए तमाम टर्म्स को समझना जरूरी है। अच्छा, तो ब्लॉग से मुराद क्या है, ब्लॉग से मुराद एक ऐसी वेबसाइट या किसी वेबसाइट का ऐसा सेक्शन, यानी इस बात से हमें अंदाजा हुआ कि पूरी वेबसाइट को भी ब्लॉग कहा जा सकता है, या वेबसाइट के किसी एक सेक्शन को ब्लॉग कहा जा सकता है। तो मुकम्मल डेफिनेशन क्या है कि ऐसी वेबसाइट या किसी वेबसाइट का ऐसा सेक्शन, ऐसा पार्ट, ऐसा पोर्शन जिसके अंदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट
इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिख लिख के लगाए जाते हैं। वो जो सेक्शन है ना, उस सेक्शन को बोलेंगे वो क्या है, वो ब्लॉग है। एग्जाम्पल के तौर पर तवज्जो फरमाइएगा, जिस तरह ये एक वेबसाइट आपके सामने ओपन है, इस वेबसाइट में अगर हम देखेंगे, इस वेबसाइट में अगर मैं इसे होम पेज पे क्लिक करता हूं तो यहां तवज्जो फरमाइएगा कि यहां पे हमारे पास क्या है, कि यहां देखें ये एक वेबसाइट है, यहां कोई भी सर्विस सेल नहीं हो रही, कोई भी टूल सेल नहीं हो रहा, कोई भी कोर्स सेल नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करेंगे, मैं जिस मर्जी पेज को खोलूंगा ना, यहाँ पे सिर्फ क्या है, इस पूरी वेबसाइट पे सिर्फ इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिख लिख के लगाए हुए हैं। मैं अगर फर्ज करें एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिएगा एजुकेशन पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सारे इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिख के लगाए हुए हैं, कंटेंट लगा हुआ है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट। अगर फर्ज करें मैं स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से स्पोर्ट्स से मुतल्लिका कंटेंट लगा हुआ है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लगे हुए हैं। यानी इस वेबसाइट में मैं जहां भी चला जाऊं, मेन चीज क्या है, इस पूरी वेबसाइट पे क्या हुआ है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख के लगाया गया है। लिहाजा क्या कहा जाएगा, इस पूरी वेबसाइट को ब्लॉग साइट कहा जाएगा। ये क्या है, ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग साइट है। ये बात समझ आ गई आप। इसके बरक्स अगर हम देखें, अगर ये हमारी अपनी वेबसाइट है designsvalley.com के नाम से, अगर इसको देखा जाए, अब यहां देखें, यहां सर्विसेज भी सेल हो रही हैं, यहां पे शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, यहां पे टूल्स भी हैं, लेकिन यहां पे एक ब्लॉग का सेक्शन भी है। यानी ये पूरी वेबसाइट ब्लॉग नहीं है, इस वेबसाइट में सिर्फ एक सेक्शन ऐसा है, एक पोर्शन ऐसा है जिसके अंदर क्या हुआ है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगाया जा रहा है। तो इस पूरी वेबसाइट को ब्लॉग साइट नहीं कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, ये एक प्रॉपर वेबसाइट है, टूल बेस्ड या सर्विसेज वाली वेबसाइट है, और इसके अंदर ब्लॉग का सेक्शन मौजूद है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ब्लॉग से मुराद क्या है, ऐसी वेबसाइट या किसी वेबसाइट का ऐसा सेक्शन जिसके अंदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख के लगाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ब्लॉग, उसे ब्लॉग कहा जाएगा। ये बात समझ आ गई आप। ओके, अच्छा, ब्लॉग के बाद जो अगली बात आती है, जो अगली टर्म है हमारे पास, वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से मुराद क्या है, फर्ज करें मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने उस पर इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगाना शुरू कर दिया, तो ये जो मैं काम कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिख लिख के पब्लिश कर रहा हूं, इसे कहा जाता है, ये ब्लॉगिंग है। ये जो अमल है, ये जो प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं, इसे क्या बोलेंगे, ये ब्लॉगिंग है। और ये जो मैं एक आर्टिकल लिख के लगा रहा हूं, जैसे फर्ज करें ये एक आर्टिकल है, मैं इसको ओपन करता हूं, यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूं, ये एक बाइंग गाइड फॉर डिस्काउंट ट्रॉफीज, ओके। तो यहां देखिएगा हमारे पास ये एक आर्टिकल लिख के लगा हुआ है, तो ये जो एक आर्टिकल लिख के लगाया गया है, इसे कहा जाता है, ये ब्लॉग पोस्ट है। ये क्या है, ब्लॉग पोस्ट। तीन टर्म्स होगी ना, ब्लॉग, ब्लॉगिंग और ब्लॉग पोस्ट। तो ब्लॉग से मुराद क्या है, ऐसी वेबसाइट या वेबसाइट का ऐसा सेक्शन जहां पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगाया जाएगा, दैट सेक्शन इज कॉल्ड ब्लॉग, या दैट वेबसाइट इज कॉल्ड ब्लॉग। और उस ब्लॉग के अंदर जो आर्टिकल लगाया गया है, उस आर्टिकल को हम क्या बोलेंगे, वो ब्लॉग पोस्ट है। वो आर्टिकल क्या है, ब्लॉग पोस्ट। और ये जो हम आर्टिकल लिख लिख के लगा रहे हैं, इस अमल को क्या कहा जाएगा, ये ब्लॉगिंग है। ये जो प्रोसेस है, इसे क्या कहा जाएगा, ये ब्लॉगिंग। फर्क समझ आ गया आपको। ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है ना, मैं अक्सर बताया करता हूँ कि अगर देखें आप फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं तो वो उसे क्या कहा जाता है, फेसबुक पोस्ट। इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाएंगे तो क्या कहा जाएगा, इंस्टाग्राम पोस्ट। तो अगर आप ब्लॉग के अंदर पोस्ट लगाएंगे, यानी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करेंगे, तो उस आर्टिकल को क्या कहा जाएगा, वो ब्लॉग पोस्ट है। और ये जो हमने काम किया है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये ब्लॉगिंग है। और जो बंदा ये काम कर रहा है, उसे कहा जाएगा ये ब्लॉगर है, उसे क्या कहा जाएगा। कई लोग अपने नाम के साथ ब्लॉगर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कौन सी पाकिस्तान की कौन सी एक मशहूर शख्सियत भी है ब्लॉगर के नाम से, वैसे तो बड़े ब्लॉगर हैं, देखिए किसी ने नाम सुना हो। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इस्माइल ब्लॉगर, शायद किसी ने नाम आप सुना हो, काफी फेमस है ब्लॉगिंग के अंदर। तो वो अपने नाम के साथ ब्लॉगर लगाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ब्लॉगिंग करते हैं। हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं ज्यादा, ब्लॉगिंग भी करते हैं लेकिन गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। तो कुछ लोगों ने अपने नाम के साथ लगाया होता है अपना प्रोफेशन, कि वो ब्लॉगर है। बहरहाल चार टर्म्स क्लियर होगी, ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉगिंग और ब्लॉगर। चारों में फर्क समझ आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। ओके, ओके। अगली बात आती है हमारे पास, वो है, उसे कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग।
ब्लॉगिंग के बाद क्या टर्म आ गई? गेस्ट ब्लॉगिंग। अब गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज है? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं एक आर्टिकल लिखूंगा, उसे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करूंगा, इसे कहा जाएगा मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं। और अगर मैं एक आर्टिकल लिखूंगा और किसी दूसरी साइट पे जाके उसे पब्लिश कर दूंगा, किसी और की साइट पे, मेरी अपनी साइट नहीं है, किसी और की साइट पे चला गया मैं, तो मैं एज अ गेस्ट वहां गया हूं ना, मेरी साइट तो नहीं है वो। तो अगर मैं किसी और की साइट पे जाके आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा, तो इसको ब्लॉगिंग नहीं कहेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे इसे? ये गेस्ट ब्लॉगिंग है। यानी आर्टिकल लिख के अपनी साइट पे पब्लिश करना ब्लॉगिंग, आर्टिकल लिख के किसी और की साइट पे पब्लिश करना गेस्ट ब्लॉगिंग। और वो जो आर्टिकल हम वहां पब्लिश कर रहे हैं उसे ब्लॉग पोस्ट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे वो गेस्ट ब्लॉग पोस्ट है। अपनी साइट पे लगा रहे हैं तो ब्लॉग पोस्ट, किसी और की साइट पे लगा रहे हैं तो गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। और जो काम कर रहे हैं ये वाले से क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये गेस्ट ब्लॉगिंग है। अब यहाँ जो सबसे बुनियादी सवाल हमारे जहन में पैदा होता है वो क्या है कि गेस्ट ब्लॉगिंग कोई बंदा क्यों करे? मुझे क्या जरूरत पेश आई है कि मैं एक आर्टिकल लिखूं और अपनी साइट छोड़ के मैं किसी और की साइट पे जाकर पब्लिश करा दूं? मुझे ऐसी क्या जरूरत पेश आई? तो गेस्ट ब्लॉगिंग के बहुत सारे फवायद हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। इंशाल्लाह हमने तमाम फायदे कोशिश करने के आज हम मैक्सिमम उनको आज अंडरस्टैंड करें, ताकि ये फायदे हमें पता होंगे तो हम क्लाइंट को गाइड कर पाएंगे ना, या तुम्हें ये फला फला तुम्हें फायदा मिलेगा। तो जो सबसे पहला फायदा वो क्या है? गेस्ट ब्लॉगिंग। इस एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फर्ज करें, वैसे मैंने आपको साथ इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, शायद शहजाद भी नहीं करवा दिया होगा। मेरा नाम फरहान बिलाल है। और मैं जब नाम बताता हूँ तो मैं अपने स्पेलिंग भी बताया करता हूँ, ताकि आप उसको मिक्स ना कर दें, खराब ना कर दें। तो फरहान नहीं है, ये फारान, FARAN, एच के बगैर। ठीक है जी। फरहान बिलाल मेरा नाम है, और बाय एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ। और इंजीनियरिंग मैंने प्रैक्टिस भी काफ़ी अर्सा की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है मेरी, इंडस्ट्रीज में जॉब भी मैंने की। और फिर कोविड में जब बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन चेंज हुआ, तो तब मेरा भी प्रोफेशन चेंज हुआ। तब मैंने इंजीनियरिंग की फील्ड छोड़ के मैंने IT को ज्वाइन कर लिया शहजाद के साथ। हालांकि वो जब से मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो तब से मुझे कह रहे थे कि नहीं तुम्हारी फील्ड ये सही नहीं है, इसे छोड़ो, इसमें ग्रोथ कम है, पोटेंशियल कम है, तुम IT में आओ। लेकिन वो होता है ना, एक बंदे को वैसे ही शौक होता है, मुझे बचपन से शौक था इंजीनियर बनने का। तो मैं बस, मुझे ये था नहीं, मुझे मशीनों से मोहब्बत है, मैंने यही काम करना है। तो लेकिन ऐसा होता है कि बात को मोहब्बत आपको जितनी मर्जी हो ना, लेकिन जब आप देखते हैं कि स्कोप किस में ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप इंक्लाइन हो जाते हैं उस चीज की तरफ। बहरहाल मैंने, मुझे शहजाद भी को मुझे मनाते मनाते 4 साल लगे। 4 साल बाद के बाद में माना, मैंने BS भी कर लिया इंजीनियरिंग के अंदर, मैंने MS भी कर लिया, PhD में एडमिशन भी ले लिया मैंने। और PhD जब मैंने एडमिशन लिया तब मैंने कहा अब नहीं, अब तुमने इसे कंटिन्यू नहीं करना, PhD बाद में कर लेना, फिलहाल ये है कि इस फील्ड में पहले ट्राई करो, ट्राई तो करो क्या होता है। तो जब ट्राई इसको किया, तो पहले 1-2 माह के अंदर ही फिर इंटरेस्ट अच्छा खासा डेवलप हो गया, और तब से मैंने फिर वो PhD भी वहीं पे रह गई है। और मैं इस फील्ड के अंदर जो है ना आगे मजीद काम कर रहा हूँ। तो अब मैं, मेरी जो फील्ड है इंजीनियरिंग है, साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड मेरी है। तो फर्ज करें, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है इंजीनियरिंग के अंदर, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो मैंने रिसर्च की है, मैं उसको लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि लोग मुझे एज एन इंजीनियर, एज अ साइंटिस्ट मुझे मानना शुरू करें, मेरे मेरे नॉलेज को अप्रिशिएट करें। अब उसके मेरे पास क्या जराए हो सकते हैं? अपने नॉलेज को फैलाने के क्या जराए हो सकते हैं? पहला तरीका तो ये है कि मैं एक चैनल बनाऊँ यूट्यूब का, मैं उसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बना के इन्फॉर्मेटिव में लगाऊं, तो लोग मुझे जानना शुरू हो जाएंगे, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नॉलेज उनके पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब उन्हें कहा जाता है ना यार ये कैमरा ऑन है, अब जरा ये सारा नॉलेज बयान करो, बताओ, समझाओ लोगों को, तो वो परेशान हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ना वीडियो वाली, आजकल वैसे काफी लोग व्लॉगर्स हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, अगर मुझे कहा जाए यार कि तुमने कैमरे के सामने नहीं आना, तो मैं एक काम करो, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लिख लिख के ना अपनी साइड पे लगा दो, फिर भी लोग तुम्हें जानना शुरू कर दें। मैं कहा ये सही है, ये मुझे सामने नहीं आना पड़ेगा, आसान काम। जब मैं आर्टिकल लिख के लगाऊंगा तो मैं ब्लॉगिंग करना शुरू हो गया, ब्लॉगर बन गया। अब मैंने 100 आर्टिकल लिख के लगा दिए अपनी साइट के ऊपर। लेकिन क्या हुआ? मेरी वेबसाइट को कोई बंदा विजिट ही नहीं कर रहा, कोई बंदा आके पढ़ ही नहीं रहा मेरे आर्टिकल, क्योंकि दुनिया में अरबों वेबसाइट्स हैं। ऐसे ही है ना। उन अरबों वेबसाइट में से कोई बंदा मेरी साइट क्यों ओपन करेगा? कैसे ओपन करेगा? मेरी पहचान कैसे बनेगी? कोई बंदा मुझे जानता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल न्यू कमर हूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जानना शुरू करें, तो मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी क्या है? कि मैं देखूंगा कि मेरी फील्ड में कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो ऑलरेडी लोगों की पहचान में है। मेरी बात समझ रहे हैं ना?
कोई ऐसी बड़ी वेबसाइट तलाश कर लूंगा यार कि फलां वेबसाइट साइंस की वेबसाइट है, टेक्नोलॉजी की साइट है, इंजीनियरिंग की साइट है, और रोजाना लाखों लोग इसको विजिट करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने उस वेबसाइट का कॉन्टैक्ट निकाला, मैंने उसके जो एडमिन थे, मालिक थे या एडिटर्स थे, उनको मैंने मेल की कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैंने देखे मैंने अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख के लगाए हुए, मेरा ये पोर्टफोलियो है। तो अगर मैं एक अच्छा सा आर्टिकल फलां टॉपिक के ऊपर रिसर्च वाला आर्टिकल लिख के मैं आपको दूं तो क्या आप पब्लिश कर देंगे आप? अगर वो बंदा मान गया, जिसकी साइट ऑलरेडी मशहूर है, अगर वो मान गया तो क्या होगा, मैं एक आर्टिकल लिखूंगा, आर्टिकल लिख के उसको गिफ्ट कर दूंगा जी, पब्लिश कर दो अपनी साइट। उसको फायदा क्या मिला कि एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश करने को मिल गया, उसके जो रीडर्स थे उनको अच्छा कंटेंट मिल गया, और मुझे क्या फायदा मिला कि मैंने जब आर्टिकल लिखा मैंने बीच में अपना कहीं लिंक लगा दिया, कहीं अपना क्या लगा दिया, लिंक। अब लोगों ने क्या किया, वो जिस वेबसाइट पे लाखों लोग आके उसको पढ़ रहे थे आर्टिकल्स को, उन्होंने मेरा आर्टिकल भी पढ़ा, और बीच में मेरा लिंक लगा हुआ था, उन्होंने देखा ये बंदा है कौन है जिसने आर्टिकल लिखा है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, मेरी वेबसाइट। आहिस्ता आहिस्ता फर्ज करें अगर उस वेबसाइट पे 1 लाख लोग विजिट कर रहे थे एक माह के अंदर, तो लाख में से अगर 1% भी आ जाए तो 1,000 लोग मुझे मेरी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अगर मैंने एक आर्टिकल इस वेबसाइट को गिफ्ट किया, एक आर्टिकल के सीईओ को गिफ्ट किया, अगर मैं 100 गेस्ट पोस्टें लगा दूं, 100 डिफरेंट फेमस साइटों के ऊपर अपने आर्टिकल भेज दूं पब्लिश करने के लिए, तो 100 डिफरेंट जगह से मेरे पास क्या आएगी, ट्रैफिक आएगी। ट्रैफिक से मुराद क्या है, नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ। जब भी मैं ट्रैफिक का वर्ड बोलूंगा तो आपने क्या समझना है, नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ। तो जो मैंने 100 डिफरेंट साइटों पे जाके आर्टिकल पब्लिश किए हैं, हर साइट से कुछ ना कुछ बंदा तो मेरे पास आएगा ना, मेरी साइट पे पढ़ने के लिए आ जाएगी, लिहाजा मेरी वेबसाइट की पहचान बनना शुरू हो जाएगी। और एक दफा पहचान बन गई उसके बाद क्या होगा, नेचुरली भी मेरी वेबसाइट पे लोग आना शुरू हो जाएंगे, मेरा काम चलना शुरू हो जाएगा, लोग लोग मेरी पहचान जो है बन जाएगी लोगों के साथ। तो सबसे पहला फायदा है वो इस तरीके से मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लिहाजा जो गेस्ट पोस्ट होती है वो फजूल नहीं होती, उससे मेरी वेबसाइट को अच्छा खासा फायदा मिलता है। सब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट के जहन में आता है, जिसको मैं क्लैरिफाई लाजमी करता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या, जो मैंने एग्जांपल बताई ना कि यार मेरी वेबसाइट है, फिर मैंने गेस्ट पोस्ट लगाई, फिर लोग मेरे पास आ गए, तो यहां से एक ना मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो जाती है कि क्या जीबीओबी के लिए अपनी वेबसाइट का होना जरूरी है? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अपनी साइट नहीं बनानी। अगर बनानी होगी तो बात बना लेंगे, प्लस पॉइंट है। लेकिन हमने क्या करना है, देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी साइटें हैं, उनकी ट्रैफिक नहीं आ रही, लोग जानते नहीं उन साइटों को, वो चाहते हैं हमारी साइट को लोग जाने, हमें ट्रैफिक मिले, लेकिन उन्हें अप्रोच करना नहीं आता, उन्हें बड़ी बड़ी साइटों को आउटरीच करना नहीं आता। हमने क्या करना है, उनकी मुश्किल आसान करनी है। फर्ज करें किसी की वेबसाइट है, उसकी ट्रैफिक जीरो है, कोई बंदा उसकी वेबसाइट विजिट नहीं कर रहा, मैं उससे कहूंगा यार मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं तुम्हारे आर्टिकल्स अच्छी अच्छी साइटों पे लगवा दूं तो क्या ख्याल है? उसने कहा ठीक है जी, मसला ही कोई नहीं है, मैं आर्टिकल लिख दूंगा आपको, आप बस पब्लिश करवा देना। हम क्या कहेंगे उसे कि हम आपसे सर्विस चार्जेस लेंगे इस चीज के। वो सर्विस चार्जेस क्या होंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले बड़ी बड़ी साइटों से, मतलब प्रोसेस ये कैसे चलेगा, हम अच्छी अच्छी साइटें ढूंढ के उनसे राब्ते करके उनसे पूछ लेंगे कि क्या वो फ्री में आर्टिकल पब्लिश करके कर देंगे अपनी साइट पे, या कुछ फीस भी लेंगे हमसे। क्योंकि अगला बंदा जब आर्टिकल पब्लिश करता है तो बात वो फीस लेता है आपसे, उसे कहा जाता है एडिटोरियल फी। क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल भेजा, फर्ज करें कि यार ये आर्टिकल पब्लिश कर दें, तो क्या आप ऐसे ही कर देंगे? नहीं, आप पहले उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, यार अच्छा भी है कि नहीं, मेरी वेबसाइट के लायक भी है कि नहीं, वो गलती कमी उसमें होगी तो क्या करेंगे, उसको पहले ठीक करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। इसमें टाइम लगेगा ना आपका, तो हर बंदा अपने टाइम की कीमत चार्ज करता है। तो वेबसाइटें क्या करती हैं, कुछ वेबसाइटें फ्री में अलाउ कर देती हैं, ठीक है जी आके लगा लो आर्टिकल, कोई मसला नहीं। और कई वेबसाइटें ऐसी होंगी हमारी फील्ड में, तो 99% साइटें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपसे कहेंगी कि पैसे दो और आर्टिकल लगवा लो, आपकी आखिर मशहूरी होनी है तो पैसे पे करो इस चीज के। तो वो जो जो जिन साइटों से हम रब्ता करेंगे ना, जो अच्छी साइटें हैं उन्हें कहा जाता है ये वेंडर साइटें, उन्हें क्या कहा जाएगा, ये वेंडर साइटें हैं। और जिसकी हमने मशहूरी करनी है, जिसकी वेबसाइट को हमने प्रमोट करना है, जिस पे ट्रैफिक लेके आनी है, वो क्या है, वो क्लाइंट साइट है। जिसकी ट्रैफिक कम है वो क्लाइंट साइट है, जिसकी ट्रैफिक अच्छी है वो क्या है, वेंडर साइट है। हमने क्या करना है, हमने फर्ज करे वेंडर ने कहा जी $50 दो और आर्टिकल लगा लो, हमने क्लाइंट से कहा $100 दो और आर्टिकल लगवा लो।
तो क्या होगा, क्लाइंट से कितने पैसे लेंगे, $100 लिया, 50 किसको दिया, वेंडर को, और बाकी 50 क्या हो गया हमारा, वो सर्विस चार्जेस हो गए, हमारा प्रॉफिट हो गया। मेरी बात समझ है ना। तो बास का ये जो प्रॉफिट है ये $1 होता है, और बास का ये प्रॉफिट $1000 भी होता है। मैं अभी एक बात बता रहा था इंटर्नशिप के दौरान, जब हमारी बात लेक्चर चल रहा था आज, कि अभी हमारा क्लाइंट एक चल रहा है साथ, उस क्लाइंट ने जो 3 साइटें सेलेक्ट की हैं, वो 3 साइटों की जो प्राइस है वो है तकरीबन $9000। यानी उसने 3 गेस्ट पोस्टें लगवानी है, और कितनी प्राइस है उन 3 साइटों की, $9000 अप्रोक्सीमेट। $9000 से मुराद क्या है, तकरीबन 26 लाख, 25 से 26 लाख रुपए। 25 से 26 लाख रुपए हमें देगा, उसके बदले हम क्या करेंगे, उसको 3 अच्छी साइटों पे उसका आर्टिकल पब्लिश करवा के देंगे। और जो अच्छी साइटें हमसे कितने पैसे ले रही हैं, कोई साइट हमसे $2000 ले रही है, कोई $2500 ले रही है, कोई $3000 ले रही है, वो भी अच्छे अच्छे पैसे हमसे ले रहे हैं। लेकिन ओवरऑल क्या होगा, अगर ये तीनों आर्टिकल लग जाते हैं ना, ओवरऑल क्या होगा, इन तीनों आर्टिकल के लगवाने के बाद हमें प्रॉफिट मिल जाएगा ऑलमोस्ट कुछ $2000। $2000 से मुराद क्या है कि पाकिस्तानी इसको 5.5 लाख रुपए। लेकिन ये बड़े क्लाइंट्स होते हैं, इनका पैसा अच्छा इनके पास होता है, ये कम मिलते हैं हमें। बता रहा हूँ कि बाज का हमें 3 आर्टिकल लगा के 5.5 लाख बच जाता है, और बाज को हमें 300 आर्टिकल लगा के 5.5 लाख नहीं बचता, वो 2-3 लाख बचता। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर। बाज का क्लाइंट हमें छोटे मिल रहे होते हैं, इनका बजट कम होता है, पैसे उनके पास कम होते हैं, तो हम प्रॉफिट भी कम रखते हैं। इनका बजट अच्छा होता है, वहां प्रॉफिट भी अच्छा रख लेते हैं। तो ये वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। तो बाज का हमें एक गैस पोस्ट पब्लिश करवा के $1 बचेगा, बाज का हमें एक गैस पोस्ट पब्लिश करवा के $100 बच जाएगा, बाज का एक गैस पोस्ट पब्लिश करवा के हमें $1000 बच जाएंगे। ऐसा हमारे स्टूडेंट्स करते रहे हैं, एक गैस पोस्ट का $1000 प्रॉफिट था। नहीं, एक आर्टिकल पब्लिश करवा दिया, वो करवाना क्या है, हमने करवाना क्या है, क्लाइंट से आर्टिकल लिया, वेंडर को सेंड किया, तो जी पब्लिश कर दो। उसने सेंड करके हमें उसका सबूत दे दिया, लो जी आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया। हमने वो सबूत किसको दे दिया, आगे क्लाइंट। इस सारे प्रोसेस में कितना प्रॉफिट कमाया, $1000। ये कुछ स्टूडेंट्स की बात करूं, ये सब पे अप्लाई नहीं होता। ये ₹3.25 लाख इतने से काम के। लेकिन उससे पहले जो वर्किंग है, जो हमने 4 लेक्चर में सीखनी है, वो टफ है, वो टाइम टेकिंग है। क्योंकि साइटें ढूंढना, उनके स्टैट्स को वेरीफाई करना, उनके कॉन्टेक्स्ट को निकालना, फिर उनको वेरीफाई करना, फिर उनसे अप्रोच करना, उनके साथ बार्गेन करना, उनके साथ डील करना, लिस्ट को कंपाइल करना, ये सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। तो शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो पहली आपकी शुरू में 1-2 माह की मेहनत है, वो आगे चल के फिर काम काफी आसान हो जाता है। बहरहाल, बात हमारी ये हो रही थी कि इसमें जो वेंडर्स हैं वो कौन है, जिन साइटों पे हमने आर्टिकल पब्लिश करवाना है वो वेंडर्स हैं, और जिसके लिए करवाना है वो कौन है, वो क्लाइंट है। और हम लोग कौन है, हम लोग ये काम जो कर रहे हैं, हम क्लाइंट का एक लिंक बिल्ड कर रहे हैं, ताल्लुक बना रहे हैं, किसके साथ, वेंडर के साथ। तो हमारा नाम होगा लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट्स। हमारा नाम क्या है, लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट्स। कि हम लिंक बिल्ड कर रहे हैं, ताल्लुक बना रहे हैं, किसका, क्लाइंट की साइड का ताल्लुक बिल्ड कर रहे हैं, किसके साथ, वेंडर की साइड के साथ। जरा सिंह की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और भी। मुझे बताना, आपने, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि क्लाइंट कौन है और वेंडर कौन है, लेकिन अब मुझे आपने बताना है। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको यहाँ पे, और मुझे आपने बताना है कि इस एग्जाम्पल में क्लाइंट कौन था और वेंडर कौन था। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है she-won.com। इस वेबसाइट ने हमें कहा कि मेरी वेबसाइट की प्रमोशन कर दो, यानी मेरे लिए आर्टिकल्स लिखवा के, आर्टिकल लिखवा भी आगे दो, आर्टिकल लिखवा लिखवा के ना अच्छी साइटों पे पब्लिश करवा दो। हमने क्या किया, इसके आर्टिकल्स लिखवाए, बहुत सारे आर्टिकल लिखवाए, और यहां पे हम इन साइटों पे पब्लिश कर दिए बारी बारी। पहले आर्टिकल लिखवाया, उसका टॉपिक क्या था, एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। ये आर्टिकल लिखवाया और पब्लिश कहां कर दिया, इस वेबसाइट के ऊपर, जिसका नाम क्या था, newsdailyarticles.com। आर्टिकल लिखवाया, यहां पब्लिश कर दिया, फिर ये आर्टिकल लिखवाया, यहां पब्लिश करवा दिया, ये आर्टिकल लिखवाया, यहां पब्लिश करवा दिया। तो मुझे बताएं, इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 साइटें हैं, अगर मैं इसको देखूं, एक है she-won.com और दूसरी है newsdailyarticles.com। मुझे बताएं इस एग्जाम्पल में क्लाइंट कौन है और वेंडर कौन है।
She1.com कौन है? जिसके लिए आर्टिकल लिख के पब्लिश करवाया, जिसके लिए, जिसकी खातिर, वो कौन है? वो क्लाइंट है। तो शी1 क्या हुआ? क्लाइंट। और हमने आर्टिकल पब्लिश कहां करवाया है? न्यूज डेली आर्टिकल्स.com के ऊपर। तो ये कौन हुआ? ये वेंडर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस बी कॉलम के अंदर, इस बी कॉलम के अंदर जितनी भी साइडें मौजूद हैं, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी वेंडर साइड है। इन पे आर्टिकल पब्लिश करवाए गए। इनके साथ डील हमारी ऑलरेडी थी। हमने जस्ट क्लाइंट के आर्टिकल पकड़े और यहां पब्लिश करवा दिए। इन्होंने हमसे कुछ ना कुछ फीस चार्ज, किसी ने, उस जमाने में बड़ी पुरानी बात हो गई है, किसी ने $11 चार्ज किए, किसी ने $5 चार्ज किए, किसी ने $6 चार्ज कर लिए। तो ये फीस क्या थी? वो वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी कर रही थी। अच्छा, क्या हुआ? अब सबूत, जो मैंने कहा था सबूत हमें मिल जाता है कि आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया। वो सबूत क्या है? मैंने एक आर्टिकल लिखवाया जिसका टाइटल क्या था? एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। मैंने ये आर्टिकल लिखवाया और इस साइट को सेंड किया। इस साइट ने क्या किया? मेरा आर्टिकल पब्लिश किया और उसके बदले मुझे एक ये यूआरएल दे दिया। इसे बोलते हैं यूआरएल। मुझे ये एक यूआरएल दे दिया। ये जो यूआरएल है, इसे कहा जाता है, ये लाइव लिंक है। इसे क्या कहा जाता है? ये लाइव लिंक है। लाइव लिंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी मैं इस पे माउस लेके आऊंगा, जरा तवज्जो फरमाइएगा, जब मैं इसमें माउस लेके आऊंगा, यहाँ पे, सॉरी, ब्रेक में ठहरिएगा, तो ज्यादा ही जूम हो गया। मैं इसमें माउस लेके आया, जूम आउट कर लेते हैं। ओके। जब मैं इसमें माउस लेके आया तो यहाँ देखिएगा एक ऑप्शन आ रही है कि यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। इसे कॉपी भी कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने इस पे जब क्लिक किया तो एक आर्टिकल ओपन हो गया जिसका टाइटल क्या था? पॉपुलर एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। ये वही आर्टिकल था जो मैंने उसे सेंड किया था। यानी उस लाइव लिंक पे क्या हुआ? क्लिक करने से मेरा पब्लिश करवाया गया आर्टिकल खुल के मेरे सामने आ गया। इसीलिए उस लिंक को क्या कहा जाता है? कि वो क्या है? वो लाइव लिंक। तो लाइव लिंक से मुराद वो लिंक है, वो यूआरएल है जिस पे क्लिक करने से हमारा पब्लिश करवाया गया आर्टिकल खुल के हमारे सामने आ जाएगा और हमें सबूत नजर आ जाएगा, यार हमारा आर्टिकल वाकई पब्लिश हो गया है। तो अगर इसको देखा जाए तो यहां नजर आएगा आपको कि ये आर्टिकल पब्लिश करवाया गया था 31 जनवरी 2021 को, और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और इस आर्टिकल में she1.com का, यानी क्लाइंट का लिंक भी लगा हुआ है। जब कोई बंदा इस आर्टिकल को पढ़ेगा, she1.com पे क्लिक करेगा, तो वो कहां पहुंच जाएगा? वो क्लाइंट की साइट यानी she1.com के पास पहुंच जाएगा। जी सर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट और वेंडर के दरमियान हमारे, ये मेच्योर कब होता है? जब वो लाइव होता है या जब वो इंडेक्स होता है? क्योंकि लाइव होने से ट्रैफिक आ रही है, इंडेक्स होने से उसको एसईओ का जो जी बिल्कुल ऐसे। क्लाइंट हमसे क्या बात करता है कि मुझे इंडेक्स करवा के दो, क्योंकि कई जो साइट्स होती हैं वो नहीं इंडेक्स करवाती हैं, सिंपल कहती हैं लाइव कर देते हैं, तो वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर होता है? जी, इसमें अभी वैसे हमने बात आगे करनी थी, लेकिन मुझे इंडेक्स का भी पता नहीं है, टाइम अभी आई ही ना। आपको वैसे मैं बता देता हूँ, बाकी लोगों को शायद अभी इंडेक्स का पता ना हो कि इंडेक्स से मुराद क्या है। ये टर्म अभी मैंने बतानी है आपको आगे चल के। वो आज इसकी बारी आती है, कल आती है, वो देख लेंगे। तो मेनली चीज क्या होती है, हम क्लाइंट से बातचीत कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट हमसे पूछता है कि क्या ये मैं जो आर्टिकल लगाऊंगा वो इंडेक्सेबल होगा। जितनी भी गेस्ट पोस्टिंग के लिए साइट्स बनी होती है ना, इन पे नॉर्मली आर्टिकल इंडेक्स हो जाता है। वो क्लाइंट भी यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरा आर्टिकल इंडेक्स होना चाहिए। वो इंडेक्स होगा तो मैं पैसे दूंगा, वरना पैसे नहीं दूंगा। तो कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो इंडेक्स होने पे पैसे देते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं, जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है ना, वो पैसे दे देते हैं। क्योंकि जब आर्टिकल पब्लिश हो गया ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर वेबसाइट ठीक है ना, अच्छी है वेबसाइट, तो वो इंडेक्स हो जाता है, उससे मसला नहीं है। पैसे आपके नहीं फंसते, जो पैसे नहीं फंसते, वो आप, हाँ जी, लाइव पे डील हो जाती है। लाइव पे डील हो जाती है। और अगर फर्ज करें हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उसने कहा जी अभी तक तो इंडेक्स ही नहीं हुआ, बड़ा टाइम गुजर गया है, तो इंडेक्स करवाओ इसको। फिर हम एडमिन को मेल करते हैं कि यार ये आरडी जो मुझे पब्लिश करवाया था ना, ये इंडेक्स नहीं हुआ, इसको इंडेक्स करवाएं। ठीक है, अपने जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वेंडर के साथ, उससे पहले ये बात हम करेंगे उससे कि अक्सर ऐसा होता है, वैसे तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बातें थोड़ी सी आगे आगे चल आगे लेक्चर की आ गई हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वेबसाइट वे खुद बता देती है कि हमारी वेबसाइट पे जो आर्टिकल है वो इतने दिन में इंडेक्स हो जाता है। वो टाइम बता देता है। तो कुछ होती है गूगल न्यूज अप्रूव साइट्स, जो गूगल न्यूज अप्रूव साइटें होती हैं, वहां पे आर्टिकल विद इन सेकेंड्स इंडेक्स हो जाता है।
और जो गूगल न्यूज अप्रूव नहीं होती उस पर क्या होता है, उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है, बात का किसी में 1 घंटा लगता है, किसी में 1 दिन लग जाता है, किसी में 1 हफ्ता, किसी में 1 माह लग जाता है। तो वहां फिर टाइम वेरी करता है, वेबसाइट की क्वालिटी पे डिपेंड। डेफिनेटली हमें बताना पड़ेगा कि ये इसमें ये चीजें हैं इस तरीके से। बहरहाल जी, अगली बात की तरफ आते हैं। ये बातें इंशाल्लाह इंडेक्स से मुराद क्या है, ये जिनको बात समझ अगर आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो आगे चल के इंशाल्लाह इस पे बात हम करेंगे। इंडेक्सेशन क्या होती है और इंडेक्स होना क्यों जरूरी है, इस पे बात हमने करनी है इंशाल्लाह। बहरहाल अभी फिलहाल बात हमने क्या देखी कि वेंडर कौन है, क्लाइंट कौन है, और क्लाइंट क्या करेगा, हमें आर्टिकल देगा या हमें कहेगा कि आर्टिकल मेरे पास नहीं है, तुम ये आर्टिकल लिखवा भी दो, पब्लिश भी कर दो, हम वो भी काम कर दें। कैसे करेंगे, अब यहां सवाल पैदा होता है कि क्या हमें आर्टिकल राइटिंग आनी चाहिए। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट पैसे कमा रहे हैं उनमें से 99.9% स्टूडेंट्स को आर्टिकल राइटिंग नहीं आती। 99% भी नहीं कह रहा मैं, 99.9% लोगों को आर्टिकल राइटिंग नहीं आती। हमारा काम आर्टिकल राइट करना नहीं है, उसके लिए हमने राइटर्स रखे हुए हैं जिनका काम आर्टिकल राइट करना है। क्योंकि मैं अगर आर्टिकल राइट करना शुरू करूंगा ना तो हमारी तो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो चुकी है, हम अपनी वेबसाइटें बनाते हैं, उन पर कंटेंट लगाते हैं। लेकिन अगर आप आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे तो एक आर्टिकल लिखने में पूरा दिन लग जाएगा। उस पूरे दिन में आप अगर अच्छी मेहनत करें, क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करें, शायद आपको पूरे दिन में 10 क्लाइंट मिल जाए। जितनी मेहनत आप कंटेंट राइट करने में कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर आप क्लाइंट ढूंढने में कर लें तो ज्यादा बेनिफिशियल। लिहाजा हम ये काम खुद नहीं करते, आप हमने राइटर रखे होते हैं। अगर आपने ये काम करवाना होगा, आपके पास राइटर नहीं होगा, तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा सकती है, हम आपको कर देंगे। लिहाजा क्लाइंट अगर आर्टिकल देता है अच्छी बात है, नहीं देता कोई मसला नहीं है, आपने उससे कहना ठीक है मैं लिख भी दूंगा और पब्लिश भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं। बहरहाल क्लाइंट से आर्टिकल मिला, हमने आगे वेंडर को फॉरवर्ड कर दिया, वेंडर ने हमें क्या प्रोवाइड किया सबूत के तौर पर, क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है लाइव लिंक। सिर्फ 1 मिनट ठहरिएगा। कॉल। सर क्या बात हमारी हो रही थी कि वेंडर ने आपको सेंड किया, या लिंक से कहा जाता है लाइव लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे आर्टिकल खुल गया, समझ आ गया, दैट्स ओके। अब हमने ये लिंक पकड़ना है, किसको दे देना है, क्लाइंट। लो जी आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया। क्लाइंट क्या करेगा, इस लिंक को देखेगा, सबूत मिल गया उसे, अब वो पेमेंट करेगा हमें, हम पैसे पकड़ेंगे, अपना प्रॉफिट अपने पास रखेंगे और बाकी पैसे किसको दे देंगे, वेंडर को। यानी इस एग्जाम्पल में हमें समझ आया कि जो वेंडर है वो पैसे अक्सर बाद में लेता है। अक्सर वो पैसे कब लेता है, बाद में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तंग आ जाते हैं कि लोग आर्टिकल पब्लिश करवा के बाद में पैसे नहीं देते। उन्हें फिर अपनी बड़ी सख्त पॉलिसी बनाई होती है, हमारी तरह। हमारी भी पॉलिसी क्या है, हमारी अपनी साइडें हैं ना, उसमें हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि पहले पैसे दो फिर आर्टिकल लगेगा, वरना नहीं लगेगा। क्योंकि कंट्रोल तो हमारे पास है ना, जो बंदा आर्टिकल लगवा के पैसे नहीं देता हम क्या करते हैं, उसका आर्टिकल डिलीट कर देते हैं। लेकिन फिर भी टाइम तो लगा हमारा। अगर एक दिन में फर्ज करें 50 लोग आर्टिकल पब्लिश करवाएं और बाद में पैसे ना दें, तो 50 आर्टिकल पब्लिश करने में और सारा कम्युनिकेट करने में हमारे कम से कम कोई 5-6 घंटे तो लगेंगे ना इसके अंदर। वो 5-6 घंटे हमारे क्या हो गए, जाया हो गए। तो इसलिए क्या करते हैं, जो लोग ज्यादा तंग आ जाते हैं ना, फिर वो पॉलिसी बना लेते हैं कि पहले पैसे दो फिर आर्टिकल लगेगा, वरना नहीं लगेगा। लेकिन मोस्टली लोग 90% लोग जो हैं पहले आपका आर्टिकल पब्लिश करेंगे, आप उसे चेक करें, वो आपसे कहेंगे अब आपका आर्टिकल लाइव हो गया, अब आपके पास 24 घंटे हैं, जब आपके पास 2 दिन है, आप 2 दिन के अंदर अंदर पैसे पे करें, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आपको, आप क्लाइंट से पेमेंट लेके आगे पे कर देते हैं फिर बात। तो ये मोस्टली ऐसा हो जाता है। बहरहाल जी, क्लाइंट भी हो गया, वेंडर भी हो गया। क्लाइंट की जो साइट है वो क्लाइंट साइट है, वेंडर की जो साइट है वो वेंडर साइट है। और ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ये लिंक बिल्डिंग है। इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि वेंडर साइट जो थी उसके अंदर आर्टिकल लगा और उस आर्टिकल में क्या लगा हुआ था, क्लाइंट की साइट का लिंक लगा हुआ था। यानी इस प्रोसेस में न्यूज डेली आर्टिकल्स डॉट कॉम के साथ लिंक बन गया, किसका, she1.com का। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा लिंक बिल्डिंग। तो लिंक बिल्डिंग का पहला फायदा तो ये मिला कि क्लिक कर करके ट्रैफिक आना शुरू हो गई। अब जो दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा है वो क्या है,
कि जब हम लिंक बिल्डिंग करते हैं यानी गेस्ट पोस्टर लगाते हैं, उससे हमारी वेबसाइट की SEO इंप्रूव होती है। क्या इंप्रूव होती है? SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये SEO क्या है, इसकी तरफ जरा आ जाते हैं, उसको जरा समझ लेते हैं कि व्हाट इज SEO। ओके, तो देखिए, हमारे हमारे पास ये गूगल है। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कुछ भी सर्च किया जा सकता है उसे कहा जाता है ये सर्च इंजन है। तो गूगल इज अ सर्च इंजन। इसी तरह बिंग है, कोई जानता है में से बिंग को? बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। ऐसे ही है ना, मल्टीपल सर्च इंजन हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन। अब यहां हुआ क्या, फर्ज करें मैं यहां पे सर्च करता हूं, यहां पे ये जो रिसर्च में आ रहा है उसी वही सर्च कर लेते हैं। मैंने सर्च किया बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन। जब मैंने ये सर्च किया तो ये वाली जो वेबसाइट थी नंबर 1 पे आई है, ये नंबर 2 पे आई है, ये नंबर 3 पे आई है, ये नंबर 4 पे आई है। अब जो वेबसाइट नंबर 1 पे आई है, आपने खुद भी देखा होगा ना, आप लोग सर्च करते रहते हैं। तो जब सर्च हम करते हैं तो जो वेबसाइट नंबर 1 पे आती है ना, मैक्सिमम लोग उसको विजिट करते हैं। ये साइकी ऐसी है ना कि जो टॉप पे आ गई, पहले पहले आ गई, उसको पे क्लिक कर दिया। तो एक रिसर्च ये कहती है कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो क्या होता है, मोर देन 50% लोग पहली वाली वेबसाइट क्लिक करके ओपन करते हैं। 30% के अराउंड लोग जो हैं वो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वो 10% के अराउंड लोग इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, टॉप 3। यानी तकरीबन कोई 80% या 90% लोग जो हैं वो टॉप 3 साइटों को ही ओपन कर रहे होते हैं। यानी ज्यादा विजिट्स, ज्यादा ट्रैफिक किसको मिल रही है? टॉप 3 साइट्स। और सबसे ज्यादा किसको मिल रही है? टॉप वाली वेबसाइट जो नंबर 1 पे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेबसाइट नंबर 1 पे आएगी ना, सबसे ज्यादा लोग उसको विजिट करेंगे, उसकी पहचान ज्यादा बनेगी, वो वेबसाइट ज्यादा पैसे कमाएगी। पैसे कैसे कमाएगी वो बात अभी आगे आ रही है। लेकिन मेन चीज यहां पे ये है कि सर्च इंजन के अंदर टॉप पे आना, ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है। अब टॉप पे कैसे आया जाए? उसके लिए टॉप पे आने के लिए 200 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। 200 से ज्यादा छोटी बड़ी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पे अमल करके, जिनको आप बेहतर करके अपनी वेबसाइट को टॉप पे ला सकते हैं। वो 200 फैक्टर यहां बताना पॉसिबल नहीं है, बताना शुरू करूंगा तो वो एक फैक्टर पे ही हमें कोई 10 मिनट लग जाएंगे, और 200 फैक्टर के ऊपर हमें फिर वो इतने सारा टाइम लग जाएगा। तो यह हमारा एसईओ का कोर्स नहीं चल रहा है, इसलिए वो बताना जरूरी नहीं है। हाँ, ये मैं बता दूं कि वो जो 200 फैक्टर्स है ना, 200 प्लस फैक्टर्स है, उनमें से 4 चीजें ऐसी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 200 फैक्टर ना गौर करें, आप 4 चीजों पे गौर कर लें, तो काफी चांसेस है कि साइट आपकी नंबर 1 पे आ जाए। तो ये जो हम अपनी साइट को बेहतर कर रहे हैं, उन 200 या 4 फैक्टर्स को इंप्रूव कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, इस अमल का, इस टेक्निक का नाम क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो 4 फैक्टर कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। पहला फैक्टर हमारे पास है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, कि आप किस कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पे आना चाहते हैं। सर यहां देखें, कि जो मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं ना, मैंने, मेरा कीवर्ड क्या है? ये जो बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन। बात सुन ले जरा, ये भाई, ये 4 वर्ड्स हैं। 4 वर्ड्स पे मुश्तमिल एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है, जब इसको लिखा जाएगा तो साइड में मेरे पास कुछ ना कुछ आएगी। तो ये जो हम लिख के सर्च कर रहे हैं ना, इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, ये सर्च कीवर्ड है। क्या कहा जाता है? तो किसी, और जब जब ये सर्च कीवर्ड बदलता है ना, तो जो फरमाइएगा, मैं यहाँ पे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन की जगह अगर मैं यहाँ पे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर मेन कर दूं, तो जो वेबसाइट पहले नंबर 2 पे थी वो कहाँ आ गई? नंबर 1 पे आ गई। जो नंबर 1 पे थी वो कहाँ गई? वो कहाँ है? ये है, नंबर 9 पे चली गई। यानी जब भी सर्च कीवर्ड बदलता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी सर्च कीवर्ड बदलता है तो रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं? वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो लिहाजा ये डिसाइड करना कि मैंने किस कीवर्ड पे टॉप पे आना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बुनियाद है, अगर ये बुनियाद ही गलत हो तो बड़ा मुश्किल काम हो सकता है आपके। इसके अलावा नंबर 2 जो चीज है, कीवर्ड के बाद बारी आती है कंटेंट। कितना अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं आप, आर्टिकल कितने अच्छे लिख के लगा रहे हैं अपनी साइट के ऊपर, वो मैटर करता है। नंबर 3 जो है, मैटर करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो टेक्निकली कितनी स्ट्रांग है।
उसकी स्पीड कितनी अच्छी है, उसका जो डिजाइन है वो कितना अच्छा है, ये भी मैटर करता है। और लास्ट जो चीज है, चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी लिंक बिल्डिंग कितनी अच्छी है। आपने जो लिंक्स बनाए हुए हैं, लिंक्स बिल्ड किए हैं, वो कितने अच्छे किए हैं। और लिंक्स बिल्ड सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग से नहीं होते, ये और भी कई तरीकों से हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो गेस्ट पोस्टिंग है। यानी अगर आप अच्छी गेस्ट पोस्ट लगाएंगे, अच्छी साइड में गेस्ट पोस्ट लगाएंगे, आपकी लिंक बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी। और जब लिंक बिल्डिंग अच्छी होगी तो क्या होगा, एसईओ अच्छी हो जाएगी। और जब एसईओ अच्छी होगी तो क्या होगा, आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। और जब रैंकिंग अच्छी होगी, आप टॉप पे आ जाएंगे, तो ज्यादा लोग आपको विजिट करेंगे, उससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो ये गूगल की सर्च में टॉप पे आने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक का नाम क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और चार में से एक कौन सा है, वो गेस्ट पोस्टिंग है। यानी क्लाइंट जब गेस्ट पोस्टिंग करवाता है तो ये देखता है कि मुझे ट्रैफिक भी आएगी, और मेरी रैंकिंग भी क्या होगी, बेहतर होगी। तो लिहाजा ये दोनों दोनों लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है गेस्ट पोस्टिंग। अब यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है, टाइम वैसे आपका हो चुका है, 8 बज के 3 मिनट हो चुके हैं, या 4 मिनट हो चुके हैं। तो मैं बस बात को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी बातें इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के बाद कोई प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं है आपकी। आज के लेक्चर के बाद प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना आपने। कल जो है, कल जब लेक्चर होगा तो प्रैक्टिकली करने के लिए चीज़ें भी इंशाल्लाह होंगी। और फिर आप प्रैक्टिस भी करेंगे, परसों आके काम भी चेक करवाएंगे, तो इंशाल्लाह कल से प्रैक्टिकली हमारा काम स्टार्ट होगा। आज का जो हमारा फोकस था वो ये था कि हम मेन चीज़ें हम जरा कवर कर लें। तो अभी तक हमने जो बातें की हैं, जरा उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की कि जीबीओबी क्या है, मुझे बताते चले साथ साथ जरा। जीबीओबी क्या था, गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। उसके बाद मैंने बताया कि गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस के अंदर ये जो जीबीबी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स और आ रही। उसमें सबसे पहली टर्म क्या थी, आउटरीचिंग। आउटरीचिंग से मुराद क्या है, अप्रोच करना, वेबसाइट्स को राब्ता करना, वेबसाइट को अप्रोच करके उनके साथ डील करना। और हम डील करेंगे क्लाइंट की साइडों के साथ भी, और डील करेंगे वेंडर साइडों के साथ। अब यहां जरा पहले देख लेते हैं कि क्लाइंट कौन है। जिसकी वेबसाइट को हमने प्रमोट करना है वो क्लाइंट है, और जिस साइट पे जाके प्रमोट करना है वो कौन है, वो वेंडर है। जिसके लिए गेस्ट पोस्ट लगानी है वो क्लाइंट है, और जिस साइट पे जाके लगानी है वो कौन है, वो वेंडर है। फिर देखा हमने कि ब्लॉग क्या है। ब्लॉग से मुराद क्या था, कि वे ऐसी वेबसाइट या किसी वेबसाइट का ऐसा सेक्शन जिसके अंदर इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिख के लगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉग साइट या ब्लॉग सेक्शन। अब जो आर्टिकल लगा रहे हैं उसका नाम क्या है, उसे कहा जाएगा ब्लॉग पोस्ट। उसे क्या कहा जाएगा। और ये जो काम हमने किया है, आर्टिकल लिख के लगाए हैं, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये ब्लॉगिंग है। इसे ब्लॉगिंग कहा जाएगा ना, ठीक है ना। और अगर आर्टिकल लिख के अपनी साइड पे लगाएंगे तो ब्लॉगिंग, आर्टिकल लिख के किसी दूसरी साइड पे लगाएंगे तो गेस्ट ब्लॉगिंग। और जो आर्टिकल किसी दूसरी साइड पे लग रहा है उसको कहा जाएगा वो गेस्ट ब्लॉग पोस्ट है, जिसको हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, गेस्ट पोस्ट। मुकम्मल नाम क्या है, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट, और शॉर्टली क्या बोलते हैं, गेस्ट पोस्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप गैस पोस्ट जब लगाते हैं तो पहला फायदा क्या मिलता है, जब गैस पोस्ट लगाई जाती है तो अगर अच्छी साइड पे गैस पोस्ट लगाएंगे तो जो उसके विजिटर्स हैं, जो वहां पे उसको विजिट कर रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास भी आना शुरू हो जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी रौनक लग जाएगी। ठीक है जी। पहला फायदा तो ये मिला। नंबर 2 फायदा क्या मिला, कि जब भी हम गैस पोस्ट लगाते हैं उससे लिंक बिल्ड होता है, किसका, क्लाइंट की साइड का, किसके साथ, वेंडर की साइड। ये जो लिंक बिल्डिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितनी अच्छी लिंक बिल्डिंग होगी आपकी, जितना अच्छा, मैं अक्सर क्लास में बात बताता हूं कि गूगल में वो बंदा, वो साइट ज्यादा अच्छी रैंक करेगी जिसके तल्लुकात अच्छे होंगे। और मैं अक्सर बताता हूं कि जो एसईओ है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी वो टेक्निक जिसके थ्रू साइटों को टॉप पे लेके आया जाएगा, उस टेक्निक का नाम क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं अक्सर बताता हूं आसानी के लिए, आसान से समझाने के लिए, कि एसईओ के अंदर वो तमाम वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हमारे डेली लाइफ में मुझे बताएं कि जॉब हासिल करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपका अच्छे तल्लुकात भी होने चाहिए ना। क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन अच्छे तल्लुकात हैं, जॉब मिल जाएगी। ऐसे ही है ना। तो यहां भी क्या है, वेबसाइट ने रैंक करना है, रैंक करवाना है साइट को, हमने क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन तल्लुकात अच्छे हैं, उन तल्लुकात की बेस पे साइट रैंक कर सकते हैं। लिहाजा अगर लिंक बिल्डिंग अच्छी होगी तो रैंकिंग भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और लिंक बिल्डिंग कैसे की जाती है, थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। लिहाजा गेस्ट पोस्ट ना सिर्फ ट्रैफिक लेके आती है,
बल्कि वो जो गेस्ट पोस्ट होती है वो हमारे तल्लुकात भी बिल्ड करती है, क्लाइंट का तल्लुक बिल्ड करती है वेंडर के साथ, जिससे उसकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। और जब रैंकिंग इंप्रूव होती है तो उसको ज्यादा लोग विजिट करते हैं, ज्यादा ट्रैफिक आती है। और जितनी ज्यादा ट्रैफिक आती है उतनी सेल्स होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा। कौन सी सेल्स, जरा तवज्जो फरमाइएगा। यहाँ एक वेबसाइट जो मैंने भी ओपन की थी, यहाँ सर्च में आई थी, वापस चले जाते हैं। ये वेबसाइट मैं अक्सर दिखाया करता हूँ, इसका नाम है टॉम्स गाइड। ये ग्लोबल वेबसाइट है, काफी फेमस है, पूरी दुनिया में चलती है। इसमें मैं क्लिक करता हूं। अब इस वेबसाइट ने बड़ा ही अच्छा आर्टिकल लिख के लगाया हुआ है, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन 2025। आर्टिकल लिख के लगाया है। इस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन भी है। इनके इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहां देखिएगा उन्होंने अपनी दुकान भी खोली हुई है, कि अगर आप ये स्मार्ट वॉच बाय करना चाहते हैं तो Amazon पे जाके बाय कर सकते हैं, या किसी और स्टोर पे जाके बाय कर सकते हैं। फर्ज करें मुझे ये वॉच पसंद आ गई, एप्पल वॉच सीरीज 10 मुझे पसंद आ गई। मैं मेरा मेरा माइंड बन गया मैं बाय कर लूं इसको, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा व्यू अमेजोन। अगर मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, बाहर रहता, जहां अमेजोन अवेलेबल है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये साइट खुल गई अमेजोन की, मैंने वहां जाके वॉच बाय कर ली। मैं जब वॉच बाय करूंगा तो मैंने फर्ज करें पैसे पे किए किसको, अमेजोन। वॉच फर्ज करें मुझे मिल गई, लेट्स सपोज मुझे मिल गई वॉच $1000 की। लेट्स सपोज फर्ज कर लें $1000 की मुझे वॉच मिल गई। तो क्या होगा, मैं $1000 पे करूंगा अमेजोन को, और अमेजोन क्या करेगा, उस 1000 में से कुछ परसेंटेज कमीशन देगा उस बंदे को जिसने ग्राहक अमेजोन के पास भेजा था। और अमेजोन के पास ग्राहक किसने भेजा था, इस वेबसाइट ने, टॉम्स गाइड ने। तो जो हमारे चेन कैसे बनी, मेरी साइट गूगल में रैंक की, लोग मेरी साइट पे आए, उन्होंने आर्टिकल पढ़ा, उन्हें मैंने आर्टिकल के दौरान ही मैंने बता दिया कि अगर बाय करना है तो यहां से कर लो। उन्होंने क्लिक किया, कहां चले गए, अमेजोन पे, वहां से बाय कर लिया। अमेजोन ने क्या किया, उनसे पैसे लिए और मुझे कमीशन दिया उस चीज का, कि ये बंदा आपने भेजा था, कमीशन आपको मिलेगा इसका। कमीशन कितना हो सकता है, वो 1% से लेकर 10% तक हो सकता है। अगर फर्ज करें वो 10% कमीशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि $1000 के पीछे मुझे $100 मिल गया, 28,000 कमीशन मिल गया मुझे। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, जो मैंने वेबसाइट खोली आपके सामने टॉम्स गाइड के नाम से, इस पे इसको कितने लोग विजिट कर रहे हैं मंथली। अगर मैं इसको चेक करूं तो मेरे पास टूल है, इस पे कल बात हम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमने इसको इंस्टॉल भी करना है हमने। इसको मैं चेक करता हूं तो ये मुझे बताएगा कैलकुलेट करके, तो इसकी ट्रैफिक है 7.59 मिलियंस मंथली। 7.5 मिलियन का मतलब है 75 लाख ट्रैफिक है। 75 लाख लोग पूरी दुनिया से अगर इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो 75 लाख का जो 1% है वो क्या बनता है, 75,000। 1 लाख का 1,000 बन गया ना, 1%। तो 10 लाख जो उसका 75 लाख का कितना बन गया, 75,000 बन गया। अगर सिर्फ 1% लोग सिर्फ बाय कर लें इसके थ्रू, तो कितनी सेल हुई इसकी एक महीने में, 75,000 लोगों ने इसके थ्रू चीजें बाय की। अब 75,000 के बदले अगर हर सेल के बदले सिर्फ $1 कमीशन मिले, तो कितने डॉलर बनते हैं, $75,000 बनते हैं पर मंथ। और $75,000 से मुराद क्या है, एक अगर $1 लाख होना तो इसका मतलब बनता है 3.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। अगर $75,000 हो तो इसका मतलब है कि आप कोई 2 करोड़ कर लें, आप चले 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी ये वेबसाइट कमा सकती है, अगर सिर्फ 1% लोग जो इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, 1% लोग सिर्फ बाय कर रहे हैं। मेरे पॉइंट फॉलो कर रहे हैं ना। और कमीशन में कितना लगाया मैंने, $1। अगर $10 कमीशन लगाए पर सेल, तो मल्टीप्लाई कर लें, जहां पे 2 करोड़ बन रहे थे वहां क्या हो जाएगा, वहां 20 करोड़ बन जाएगा। 20 करोड़ पे पर मंथ ये वेबसाइट कमा सकती है। तो लोग क्या कर रहे हैं, गूगल में रैंक करने के बदौलत क्या करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताई है आपको कि देखिए जो बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है ना, वो अपनी रैंकिंग को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च भी करेगा। रैंकिंग हमेशा नहीं होती, हमेशा नहीं रहती। आपका जो मुकाबला, देखिए मैं फर्ज कर मैं भी स्मार्ट वॉचेस सेल कर रहा हूँ, आप भी स्मार्ट वॉचेस सेल कर रहे हैं, मैं नंबर 1 पे आ गया हूँ। आपकी कोशिश क्या है कि मैं भी नंबर 1 पे आऊँ। आप मुझे बीट करने की कोशिश करेंगे, मैं अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करूँ। आप मुझे बीट करने के लिए अच्छे तल्लुकात बनाएंगे, और मैं अपने आप को स्टेबल रखने के लिए तल्लुकात अच्छे बनाऊं। मैं भी गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा हूं, आप भी करवा रहे हैं, यानी जो रैंक कर चुका है वो भी गेस्ट पोस्टिंग करवाएगा, और जो रैंक करना चाहता है वो भी गेस्ट पोस्टिंग करवाएगा।
हर बंदे को गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत है। और जो बंदा अच्छे पैसे कमा रहा है उसे पता है कि मैंने अच्छे पैसे लगाने भी हैं गेस्ट पोस्टिंग सेल करके। मैं एग्जांपल शेयर कर रहा था पिछले बैच के अंदर भी, ये शायद बैच के अंदर मैंने शेयर की थी एग्जांपल ये वाली, कि पाकिस्तानी एक पर्सन है फैसलाबाद से है, उनकी साइट पे जो मंथली अपनी साइट पे जो गेस्ट पोस्ट पब्लिश करते हैं ना, वो डेली की उनकी जो गेस्ट पोस्ट की एवरेज है वो आई थिंक बता रहे थे कि शायद 20 है, 10 या 20 गेस्ट पोस्टें डेली वो सेल करते हैं अपनी साइट के ऊपर, यानी लोग उनसे रब्ते करते हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं और अपनी साइट पे आर्टिकल पब्लिश करते हैं। और उनकी जो प्राइस है वो पाकिस्तानी 45,000 रुपये प्राइस है एक गैस पोस्ट पब्लिश करने। अगर 10 गैस पोस्टें लगाए रोजाना तो 4.5 लाख रुपए रोजाना कमा रहे हैं। और अगर महीने की बात करें तो तकरीबन ये बन जाते हैं कोई 12 और तकरीबन कुछ 13.5 लाख, इतने ही बनते हैं। सवा तो सॉरी, एक टेनिस 1.25 करोड़, ऑलमोस्ट 13 लाख कह रहा हूँ मैं। वो तो 13 लाख तो बन जाएगा 3 दिन का उनका। तो 1 करोड़ से ऊपर वो कमा रहे हैं, क्या करके अपनी साइट पे सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं उस चीज की। और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं अगर पैसे लगाता हूँ और मैं पैसे अगर कमाता हूँ तो मैं लगाता भी हूँ। अगर लोग मेरी साइड पे आके तल्लुकात बना रहे हैं ना मेरे साथ, तो मैं भी आके तल्लुकात बिल्ड कर रहा होता हूँ लोगों के साथ। मैं वहां इन्वेस्ट भी करता हूँ। अगर मुझे 1 करोड़ रुपया महीने का आ रहा है तो मैं कुछ 30-40 लाख रुपए मैं आगे लगाता हूँ, ताकि मेरी वेबसाइट अच्छी रहे, उसकी रैंकिंग ड्रॉप ना हो। अगर ड्रॉप होगी तो कौन पूछेगा उसको? मेरी बात समझ रहे हैं ना? लिहाजा बताने का मकसद ये था, अच्छी साइटें भी गेस्ट पोस्टिंग करवाती हैं और हल्की साइटें भी गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग हर कोई करवाता है, हर किसी को जरूरत है इसकी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि किसी को इसकी जो अहमियत है उसका अंदाजा ज्यादा है, किसी को ज्यादा अंदाजा नहीं है। किसी को बताना पड़ता है हमें, कोई किसी को खुद ही पता होता है कि यार मैंने ये काम करूँ। बल पोटेंशियल काफी ज्यादा है इसके अंदर, गेस्ट पोस्टिंग के काम के अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये आगे आपको भी अंडरस्टैंडिंग इस चीज की हो जाएगी। लेकिन बात, लास्ट बात फिर वही है कि हमेशा याद रखिएगा कि कोर्स करने से कभी पैसे नहीं आने। कोर्स करके हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल जीरो है। तो आप यही कर लें कि जितनी मेहनत की है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर लें आप। ठीक है ना? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका इंजन जो है वो स्टार्ट है लेकिन गाड़ी खड़ी हुई है। मेरी बात समझ है ना? जब तक गाड़ी का पहिया घूमेगा नहीं तब तक आपकी वो जो माइलेज है वो काउंट नहीं होगी, आपकी एफर्ट काउंट नहीं होगी। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि आप जितना मर्जी नॉलेज ले लें, जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे अच्छे अंदाज से, प्रॉपर तरीके से, तब तक पैसे नहीं आने। ठीक हो गया जी? तो आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसको हमने कर लिया है। उम्मीद है कि आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे और प्रैक्टिकली हमने जो चीज़ें करनी है, वो जो अच्छी साइड है फाइंड कैसे करनी है वेंडर साइड, हमने कल से वो काम शुरू करना है। और अगले 3 लेक्चर में यही काम करना है हमने। इन 3 लेक्चर्स में, नेक्स्ट 2 लेक्चर में कोई भी एक बात भी क्लाइंट की नहीं करनी है। आपने मुझसे हरगिज नहीं पूछना क्लाइंट कहाँ से आए। वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम क्लाइंट की बातें शुरू करेंगे। सही हो गया जी? और एक बात और सुन लें कि कल आपने जो टाइमिंग आपकी है वो 6 से 8 बजे की है। तो कल आपने 6 बजे एग्जैक्टली यहाँ पहुंच जाना है। 6 से लेके 6:15 से लेके 6, 6:15 से लेके देखिए मैं पौने 7 तक, ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे का लेक्चर आपका होगा हुमायूं साहब के साथ। तो उसमें ये होता है कि जो बुनियादी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह अक्सर लोगों को नहीं पता होता गूगल ड्राइव क्या है, गूगल शीट क्या है, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, जो बुनियादी टर्म्स हैं, जो कि जिनका ताल्लुक जीबी के साथ नहीं है, जिनका ताल्लुक ओवरऑल कंप्यूटर के साथ है। तो जो बुनियादी टर्म्स हैं उनके बारे में कुछ वो आपको गाइड करेंगे। तो कल भी आधे घंटे का लेक्चर उनका होगा, परसों भी उनका आधे घंटे का लेक्चर होगा मेरे से पहले। उसके बाद फिर मैं आऊँगा, फिर हम मेन काम करेंगे। ये सिर्फ 2 दिन लेक्चर उनका होना है ये वाला। तो बाकी इंशाल्लाह फिर जो चौथा लेक्चर होगा फिर उसमें डायरेक्टली मैं ही आया करूंगा और मैं आके काम आपका आगे करवाया करूंगा। इसके अलावा सपोर्ट टीम के हमारे 2 लोग जो हैं वो हॉल में आ जाया करेंगे रोजाना 6 बजे इंशाल्लाह। और वो जो मसाइल आपको होंगे, फर्ज करें काम करने में जो भी इशू आ रहा है, आप उनको दिखा के लैपटॉप के ऊपर मेरे आने से पहले पहले अपने मसाइल को हल कर लेंगे। जो उनसे हल नहीं हो पाएगा, उनसे आपको समझ नहीं आ पाएगी, वो फिर मुझसे आप पूछिएगा कि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, तो मैं आपको बता दूँ, मैं इंशाल्लाह लाजमी फिर आपको बता। क्लास के दौरान भी आप लेबर होने रहे हैं। नहीं, वो खुद अपने यूज़ करने हैं आपने। और इवन उसमें यह है कि इंटरनेट कनेक्शन भी आपको अपना ही यूज़ करना पड़ेगा। वैसे हमने डेडिकेटेड कनेक्शन लगाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मसला ये आता है कि यहाँ पे ना इस बिल्डिंग में कुछ 4 से 5 मॉडेम्स लगे हुए हैं। तो बात के इंटरफेरेंस की वजह से ना, तो वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाते। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपना ही डिवाइस और अपना ही जो है इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करें, ताकि काम में कोई खलल ना आए, उसमें कोई डिले ना आए उसके अंदर। ठीक है? अब यहाँ पे वैसे तो ये कि मैक्सिमम काम आपने घर बैठ के करना है। यहाँ पे मेन चीज़ ये है
कि आपने हमें बस बताना है कि मुझे, मैंने फलां काम किया था, मुझे फलां जगह पे मसला आ गया, मुझे बता दें कि मैं क्या करूँ। तो मसाइल यहाँ डिस्कस करने हैं सारे। बाकी मेन वर्किंग आपने घर में करनी है। और घर में करने के लिए आप याद रखिएगा कि आपने कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे कम से कम को 3 से 4 घंटे ना इस काम को आप सोचने के मैंने देने। 3 to 4 आवर्स इसको हमने प्रैक्टिकली घर जाके डेडिकेटेड इसको देने हैं। उसके लिए हमें चाहे ये 2 माह, 1 माह कोर्स का, 1 माह इंटर्नशिप का, चाहे 2 माह अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़े, बाकी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़े, अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको प्रायोरिटाइज ना किया तो ये काम भी आपको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, तो मसला हो जाएगा उसके लिए। तो कम से कम 3 से 4 घंटे रोजाना आपने बिला नागा इसको, इस काम को देने हैं इंशाल्लाह। तो ये जल्दी आपको पे बैक करेगा। ओके जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी तरफ से कुछ चैट में क्वेश्चंस हैं मुझे बताएं, उनके आंसर करते हैं। अगर किसी ने लाइव बातचीत करनी है तो वो भी हो सकती है। हमको भी बोलने का मौका दिया जाएगा जी, बिल्कुल दिया जाएगा जी। ऐसे ही है, जितने मर्जी सवाल कर सकते हैं आप। हमें प्रैक्टिकल काम दें सर, जी वो भी देंगे। कल के लेक्चर के बाद प्रैक्टिकल काम देंगे आपको, मैं बताऊंगा कि आपका टास्क क्या है, और डेली बेसिस पे लेक्चर के एंड में मैं टास्क बताया करूंगा आपको कि आज आपने ये करना है और कल आपने ये करना है। ऑनलाइन कोर्सेज वालों को भी बोनस कोर्सेज मिलेंगे, मैंने बताया हर चीज मिलेगी सिवाय इंटर्नशिप की, बस इंटर्नशिप का फर्क है, बाकी हर चीज है। ओके, इसके अलावा कोई सवाल? कुछ सवाल है मुझे बताएं। अगर आपने वॉइस पे कोई क्वेश्चन करना है, ऑडियो पे, तो आप सिर्फ हैंड रेज करेंगे और मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, जी जा सकते हैं, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट में से क्वेश्चन है किसी का तो मुझे बताइएगा। जी, लिख के दें, हाँ जी। ये टोटली डिपेंड करेगा वेंडर और क्लाइंट के ऊपर। अगर वेंडर एक्सेप्ट कर रहा है और क्लाइंट भी एग्रीड है कि ठीक है यही लिख, यही जमा करा दो, मैं ओके हूँ इससे, तो फिर ओके है। अक्सर वेंडर जो है ना एआई कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करते, फिर वहां मसला आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, राबिया मोई साहिबा ने हैंड रेस किया है, मैं जरा स्पीकर ऑन कर लूँ अपना। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने आधे से ज्यादा तो ऑनलाइन ऑफलाइन नुकसान समझे, क्योंकि एक्चुअली मैं आ नहीं सकती, मैं कराची में होती हूँ और कभी मैं यूएई में भी होती हूँ। तो सर हमारा कि ये हम इंटर्नशिप करना चाहें तो उसका कोई सॉल्यूशन है? अच्छा, ऑनलाइन इंटर्नशिप में मैंने आपको जिक्र किया ना, जैसे कि मसला ये है कि चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखना ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वो पॉसिबल नहीं है ना। अब यहाँ तो हम उनको, फर्ज किसी ने काम नहीं किया उसे हम कहते हैं जी कि आप बैठ के यहाँ काम करें, मुकम्मल करें उसे लाजमी, फिर हमने जाना है। हम्म। तो चेक एंड बैलेंस हम कैसे रख सकते हैं? उसमें होता ये है, इंटर्नशिप में जो भी काम हम करवाते हैं ना, वो टास्क आपको भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, कि आपने आज ये काम करना है और ये टास्क है, ये काम पूरे करने हैं, वो फिर करने आपने अपने बिहाफ पे है सर उसमें। अगर हमें कोई मुश्किलात पेश आएंगी तो उसको हल तो किया जाएगा, राइट? जी डेफिनेटली, वो आप ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हैं, अगर जूम की मीटिंग की जरूरत पेश आएगी, जूम पे मीटिंग भी की जा सकती है, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज किया जा सकता है, ईमेल के ऊपर मेल की जा सकती है। तो जिस तरीके से भी आप रब्ता करना चाहेंगे वैसे रब्ता किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, तो इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे आपकी। ओके सर। सर मुझे सर सर शहजाद ने कुछ बताया था कि गिग्स एंड मिस्टेक्स भी हो सकती हैं गिग्स में और सब में। सर इन सब में हमको भी हेल्प चाहिए होगी? जी डेफिनेटली, आपकी जो गिग्स है ना वो आपसे मंगवा लेंगे हम, जी। यहाँ पे उनके लिंक्स ले लेंगे ना, उनको फिर हम चेक कर लिया करेंगे कि इसमें क्या मिस्टेक है क्या मिस्टेक नहीं है, तो वो इंशाल्लाह चेक करके फिर आपको बता दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, चैट में चंद एक और क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट वेट कर लीजिएगा आप, मैं जरा इनको वाइंड अप कर दूं। तो चैट में मजीद और क्वेश्चंस हैं। जी आपका शुक्रिया। ऑनलाइन कोर्स वालों को बोनस कोर्स मैंने बता दिया, इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और सर हम कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे, मैंने बताया कंटेंट राइटिंग बता दी। कंटेंट राइटिंग आपने नहीं करनी, हमने उसके लिए राइटर, हमने भी राइटर रखे होते हैं, हम भी आर्टिकल राइटर से ही लिखवाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है ना, हम वही टाइम क्लाइंट फाइंड करने पर लगा लेते हैं। तो राइटिंग हमने खुद नहीं करनी है, हम किसी से करवाएंगे। और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट की बात आपने पूछी है, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ हद तक कर लेंगे तो बेटर है, काम थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा।
अगर नहीं करेंगे तो फिर भी काम चल जाता है। और इन्वेस्टमेंट किस हद तक होती है, अगर नॉर्मली देखा जाए कि फर्ज करें बात का किसी वेंडर ने कहा जी पहले पैसे दो फिर आपका आर्टिकल लगेगा, तो जब हमने खुद से पैसे देने हैं ना उसको, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हमें पता है कि जब आर्टिकल लग गया अब क्लाइंट हमें पे कर देगा। वो चंद दिन के लिए जो आपने खुद से पैसे उसको दिए होते हैं ना एडवांस, बस वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, बाकी प्रॉफिट के साथ आपको वापस मिल जाते हैं। उसकी बात करेंगे अभी, क्योंकि हमने जब प्लेटफॉर्म्स की बात करनी है ना, फाइवर की, अपवर की, तो वहां तो गारंटी होती है क्लाइंट पे कर। जो ओपन प्लेटफॉर्म है वहां पे थोड़ा सा हमें मोहताज चलना पड़ता है, वो क्या एहतियात करनी है, तो जब हमारे क्लाइंट्स की लेक्चर शुरू होंगे तो इंशाल्लाह वहां पे डेफिनेटली इस पर मुकम्मल बात करेंगे इसके ऊपर कि हमने क्या प्रोसेस यूज करना है उसके। उसमें टूल्स आपको बाय करने पड़ेंगे। टूल्स के लिए आपका तकरीबन समय लेके मंथली कोई 1000 के करीब एक्सपेंस आएगा। टूल्स आप 1000 के करीब एक्सपेंस आएगा, वो टूल आपके 2 टूल बाय करने हैं आपने, वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी क्वेश्चन है मुमताज अहमद हैं, क्या क्वेश्चन आपका? अगर वॉइस पे पूछ रहे हैं ठीक है, वरना काइंडली हैंड रेस कर ले। अच्छा मेरा माइक ऑन कर दे, मैं कर देता हूँ। वो ऑनलाइन टास्क आफ्टर कोर्स दिए जाएंगे? नहीं, तो आफ्टर कोर्स नहीं होंगे वो। मैं अभी आपको हर लेक्चर के बाद मैं आपको टास्क बताया करूंगा कि अब आपने ये कर। हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट, ये भी आगे चल के क्लैरिफिकेशन आपको हो जाएगी इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट क्या करनी है और कहाँ पे करनी है, ये इंशाल्लाह लेक्चर के साथ साथ बताएंगे। लेक्चर टू लेक्चर ये बातें चलेंगी, क्योंकि 12 लेक्चर हैं, तो डेफिनेटली हम 5वें लेक्चर की बात अभी करेंगे तो थोड़ा सा वो मसला हो जाएगा। अच्छा मुमताज अहमद साहब थे जी, अपना माइक ऑन कर लें काइंडली। जी काइंडली माइक ऑन कीजिएगा, मैंने यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट भेजी है माइक ऑन करने की। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने बस ये एक जनरल सा क्वेश्चन पूछना था कि मैंने सर फीस सबमिट कराई है फिजिकल क्लासेस की ना। ठीक तो है मैं चाहना भी यही चाह रहा था कि मैं फिजिकल क्लासेस लूँ, लेकिन मैं रहीम खान से बिलोंग करता हूँ। तो ठीक। अगर मैं मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस लूँ और इंटर्नशिप मैं मतलब कि ले सकता हूँ ना, फीस मैंने वैसे ही सबमिट कराई हुई है। जी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर, ले सकते हैं। ओके, अगर इस दौरान मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने फिजिकल लेना, फिर भी मैं मतलब कि कर सकता, अपना ज्वाइन कर सकता हूँ ना फिजिकल कि क्लासेस। जब मर्जी आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। जब फीस आपकी पे हुई है तो आप चाहे जी ऑनलाइन जी। क्लास लें चाहे ऑफलाइन लें, दोनों ओके हैं, कोई मसला नहीं है इसके। चलें, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, जी थैंक यू। जी। पेमेंट मेथड कौन सा यूज होगा, बात करेंगे इस पे भी जी इंशाल्लाह। भी तो स्टार्टिंग है ना, व्हाट शुड आई डू फॉर नेक्स्ट लेक्चर। कल के लेक्चर के लिए कोई काम नहीं है, कल के लेक्चर के बाद आपको काम मैं दूंगा कि अब आपने ये करना है। ईमेल मार्केटिंग, ऑथर अकाउंट, दोनों लेक्चर्स, दोनों जो कोर्सेज हैं ये आपकी इंटर्नशिप के दौरान होंगे ना। तो 4 से 5 लेक्चर हुआ करेगा। टेल अस हेल्पफुल मटेरियल सो आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट लेक्चर। देखिए फिलहाल कोई नहीं है, फिलहाल आप बस जो आप चीजें आपको बताई हैं उनको बस ये नशीन कर लें। कल के लेक्चर के बाद मैं आपको तमाम टास्क बताऊंगा इंशाल्लाह। नहीं जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात आपसे होगी। 6 बजे आपने ऑनलाइन हो जाना है, ताकि आपका जो बेसिक लेक्चर है वो भी हो सके। और पौने 7 बजे इंशाल्लाह, पौने 7 या 7 बजे मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूंगा आपको लेक्चर में, और रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह आधे पौने घंटे तक शेयर कर दी जाएगी। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी, और मैंने बता दिया ईमेल मार्केटिंग और ऑथर अकाउंट के जो लेक्चर्स हैं वो आपके होंगे 1 माह के बाद। पहले 12 लेक्चर आपके जीबीओबी के होंगे, उसके बाद ये शुरू होंगे। और जब होंगे फिर आपको उसका साथ तमाम चीजें बता दी जाएंगी इंशाल्लाह। ये ऑनलाइन के भी होंगे और ऑफलाइन के भी होंगे, दोनों के लिए होंगे ये लेक्चर्स। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी।